सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एडुटेरिया और प्रीवियस ईयर का सेट पहले से ही अपलोड कर दिए हैं और उसका आप रिवीजन कर लीजिए। अब हम सेट जो है ना इसका रुक्मणी का वॉल्यूम 2 डिस्कशन कर रहे हैं। आज सेट नंबर 2 होगा। देख लीजिए सेट नंबर 2 में कैसा क्वेश्चन रहा और किस तरह का रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है ये बोला है। तो एक्स किरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंग और एनोड ये सारे के सारे विद्युत है, लेकिन इसमें विद्युत नहीं होता। बोला है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगा। तो कोई भी बल, अगर कोई भी चीज़ लुढ़क रहा है, मान लीजिए गेंद लुढ़क रहा है, नीचे लुढ़क रहा है, तो रुकने का मेन रीजन है इसका घर्षण। मेन रीजन कौन सा है? घर्षण। तो इसमें जो घर्षण दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। घर्षण के कारण अगर कोई बल आरोपित नहीं तो घर्षण के कारण रुक जाता है। उसके बाद बोला है निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों को विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ये कौन सा नियम है? तो ये है ओम का नियम में ऐसा बताता है। ओम के नियम में ऐसा बताता है कि विभवांतर और धारा के बीच जो है रिलेशन V=IR पढ़े होंगे आप लोग, V=IR। तो ये किसका नियम है? ओम का नियम। ये आज एकदम 10वां का सवाल सब था, आप लोग को टफ नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अब तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेसिक कैसा है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित करता है? मतलब जब हम गुरुत्व पढ़ाए थे तो उस समय हम आपको बताए थे कि गुरुत्व के कारण त्वरण का मान प्रभावित नहीं होगा। किसके कारण? तो पृथ्वी के आकार के कारण हो जाएगा, लेकिन वस्तु के दरम्यान के कारण नहीं होगा। वस्तु के दरम्यान के कारण नहीं होगा। तो याद रखिएगा, वस्तु के दरम्यान के कारण नहीं होगा, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ऊंचाई के कारण होता है, गहराई के कारण भी हो जाएगा, लेकिन दरम्यान के कारण ऐसा नहीं होता। बोला है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किससे नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में एक पुतली होता है। पुतली जो है सिकुड़ता और बढ़ता रहता है। जब प्रकाश में जाते हैं तो उस समय सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, और जब अंधेरे में जाते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि पुतली के कारण है जो है ना नेत्र का जो है प्रकाश कम बेश होता रहता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बोला है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। सही वर्ब फॉर्म को ढूंढना है। बोला है आई वॉज डांसिंग व्हेन शी डैश। तो याद रखिएगा कि व्हेन शब्द जब आता है तो उस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि ये जो जिस टेंस में होता है वही टेंस में आगे होगा। अब ऐसी परिस्थिति में ये फ्यूचर में है, गलत हो गया। ये प्रेजेंट में है, ये भी गलत हो गया। अब ये हैड वाला नहीं होगा, याद रखिएगा कि अराइव्ड वाला होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि या तो कम्बिनेशन जो है ना कंटिन्यूअस का होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस प्लस इंडिफिनिट का होता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अराइव्ड हो जाएगा सही। बोला है कि क्या आप मुझसे नाराज़ है? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आर यू, ठीक है, आर यू द एंग्री। एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा? तो विथ एंग्री, विथ भी लगता है। एंग्री विथ समवन होता है, याद रखिए। तो समवन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये तो क्या वाला नहीं, तो गलती हो गया। क्या वाला ये आपको ये यहाँ से यहाँ तक है। इसमें जो है विथ किस में लगा है? तो सिर्फ इसी में लगा है, इसीलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। बोला है अश्व प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? अश्व प्लस टाप में अश्वा बनेगा। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अक्षिप्त पद में कौन धातु है? अक्षिप्त में जो है ना छीप धातु है, याद रखिए। छीप का मतलब होता है, मतलब छीप एक धातु है। भव किस लकार का है? तो भव लट लकार का है। इस बात को ध्यान में, संस्कृत से पूछ दिया गया है। आगे बोला निम्न अम्लों में से कौन सा प्रकाशिक समयावता नहीं प्रदर्शित करता है? मतलब समयावता कौन नहीं प्रदर्शित करता है? तो मौलिक अम्ल जो है ना प्रकाशिक समयावता प्रदर्शित नहीं करता, जबकि अल्फा एमिनो, टार्टिक अम्ल और ये लैक्टिक अम्ल जो है ना आपका प्रदर्शित करता है। इस बात को ध्यान में रखें। बैकलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से किया जाता है? तो बैकलाइट का निर्माण जो है आपको फिनॉल फार्मेल्डिहाइड के द्वारा होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उत्प्रेरक परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक किसको परिवर्तित करता है? तो इसमें बोला है अभिक्रिया के गिब्स ऊर्जा को, अभिक्रिया के एंथैल्पी को, अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को या समय। तो अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। इस बात को ध्यान में रखिए। प्लस डैश एक एक्टोनोइड है। एक्टोनोइड कौन है? तो याद रखिएगा कि
इसमें एक्टिनोइड जो है, एक्टिनोइड नहीं है ये बोला है। तो एक्टिनोइड नहीं है तो याद रखिएगा कि टर्बियम जो है ना, टर्बियम एक होता है लेंथेनोइड, एक होता है लेंथेनोइड जो 57 से लेकर के 71 तक का जो परमाणु संख्या वाला होता है वो लेंथेनोइड होता है। और इसी के बीच में 65 में आता है टर्बेनोइड, जो कि ये लेंथेनोइड है, एक्टिनोइड नहीं है। बाद बाकी सारे के सारे एक्टिनोइड है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब यहाँ पे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की क्षति होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो छेपी में ऊष्मा का अवशोषण नहीं तो ऊष्मा निकलता है, ठीक है, ऊष्मा निकलता है। और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का लिया जाता है। हाँ, निम्नलिखित में से किस अणु को ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है? तो ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल जो है ना BF3 का है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। अब जो एकल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो असंतृप्त होता है, ठीक है, असंतृप्त होता है। और जो एकल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होता है वो संतृप्त होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। तो इसमें एकल बॉन्ड से जुड़ा होने वाला कितने हैं? ये डबल बॉन्ड से हो गया, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी डबल बॉन्ड से हो गया, नहीं होगा। तो इस ठीक है, इसमें तो एकल बॉन्ड ही दिख रहे हैं। एक मिनट देख रहे हैं, ऊपर वाला में भी एकल बॉन्ड ही दिख रहे हैं, 3 वाला में भी एक, यहाँ पे देख ले रहे हैं। ये बोला है एकल संतृप्त है। एक तो आपका ये होने का चांस है और एक आपका ये होने का चांस है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो कार्बन है, एक ही कार्बन दो गो से जुड़ा हुआ है, इसीलिए डबल बॉन्ड हो गया इसका, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे चुन लेते हैं। तो ये एकदम आसान, एक नहीं दोनों होंगे। एक मिनट, यहाँ पे दोनों होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग परमाणु से जुड़ रहे हैं, इसीलिए एकल ही बॉन्ड माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एक तो एक हो गया, एक तो आपका 3 हो गया। 1-3 वाला ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है ए में, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त गैस के नाम से आपको क्रिप्टन को जाना जाता है, ये गुप्त गैस है। और अजनबी गैस ये है, याद रख लीजिए, ये गुप्त गैस है। और अजनबी और जेनॉन को कहा जाता है, अजनबी गैस जेनॉन को कहा जाता है, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। सभी अक्रिय गैस है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। बोला है परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक में होता है? तो परमाणु संख्या 56 वाला जो है एस ब्लॉक में होता है, ठीक है, एस ब्लॉक में होंगे। निम्न में से किसका प्रशांतक रूप से उपयोग किया जाता है? प्रशांतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो हम उसका इक्वेनिलीन का प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। बोला है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि, मतलब कैंसर के लिए कौन सा औषधि का प्रयोग करते हैं? तो कैंसर के लिए हम इंटरफेरॉन का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। बोला है बार बार कपकपी के साथ बुखार होना, ये किस में होता है? तो ये बुखार होता है मलेरिया में। मलेरिया में बार बार कपकपी के साथ बुखार आएगा। बोला है केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकरा जो है ना आर्थ्रोपोडा होता है, ये कीट के समूह में नहीं आता, जिसमें 4 पैर समानतः 6 पैर और 4 पंख हो तो उसको हम कीट कहते हैं। लेकिन केकरा में 5 जोड़ा होता है पैर, इसीलिए उसको आर्थ्रोपोडा श्रेणी में रख दिया गया है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है XO क्रोमोसोम की असमानता किसमें होता है? तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें जो होता है 44 गो रहता है, और अगला जो है ना X और यहाँ A गो गायब हो जाता है, अर्थात 45 गो उसको क्रोमोसोम होता है, जिसको 45 गो क्रोमोसोम होता है। टोटल ऐसे मनुष्य में 46 गो होता है, लेकिन A गो गायब हो जाता है, तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। लेकिन जब एगो बढ़ जाता है तो हम उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जब एगो 47 गो हो जाता है तो उस समय के हम उसको क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। अब 47 गो में कौन सा 21वां जो क्रोमोसोम होता है, 21वां, वो 21वें नंबर का क्रोमोसोम में 2 गो के जगह 3 गो क्रोमोसोम आ जाता है, तो इसीलिए 3 गो हो जाता है। तो 3 गो हो जाने पर वो कितना एगो बढ़ा देगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब 47 गो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। लेकिन यहाँ पे होगा एगो कम गया तो टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 18वां में
थर्मा गड़बड़ी होता है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक ये भी सिंड्रोम होता है। अब आगे बोला है कि वयस्क मानव इरिथ्रोसाइड में रहता है। तो वयस्क मानव में डीएनए और आरएनए दोनों ही रहते हैं, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ये डीएनए और आरएनए दोनों रहते हैं। मतलब कौन सा कवक, लेकिन पौधों में पूछा जाएगा तो सिर्फ आरएनए होता है, इस बात को भी ध्यान में रखेगा। कौन सा कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है? तो ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी मतलब मुलायम बनाने के लिए करते हैं। बोला है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सा वैक्सीन का प्रयोग होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस में बीसीजी का टीका लगाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब टीबी रोग हुआ, कौन हो गया? टीबी, ठीक है, इसी को टीबी रोग बोलते हैं। और टीबी रोग में हम बीसीजी का टीका लगाते हैं उसको, उससे बचने के लिए। इसको हम हिंदी में तपेदिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तपेदिक। याद रखिएगा, तपेदिक को से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाएगा? तो बीसीजी का, ठीक है। और ये डिप्थीरिया जो है ना, जो है काली खांसी, प्यूटेसिस और टिटनेस में लगाया जाता है। बोला है जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? बोला है इसमें एस्ट्रोजन होता है, इसमें केवल प्रोस्टेजन होता है, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन का व्युत्पन्न मिश्रण होता है। तो ये मिश्रण दोनों ही मिला करके मतलब गर्भ निरोधक गोली बनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन दोनों ही, माने प्रोस्टेजन जो होता है ये जो है गर्भ में नियंत्रण में काम आता है। तो ये दोनों ध्यान में रखेंगे। बोला निम्न में कौन सा प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? तो समुद्रों में पाए जाने वाले जो प्राणी हैं वो आपका मत्स्य वर्ग होगा। मत्स्य वर्ग ही समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है विटामिन जो काइनोडर्मेटा कंफर्म देखिए, मत्स्य वर्ग नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सारे मछली जो है ना समुद्र में नहीं पाया जाता है, इसीलिए मत्स्य वर्ग को हम नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे काइनोडर्मेटा ही सही हो जाएगा, ठीक है। काइनोडर्मेटा वर्ग का जो जीव होंगे वही सारे के सारे आपको समुद्र में पाया जाएगा। बोला विटामिन जो एस्ट्रॉयड है, तो विटामिन डी जो है ना एस्ट्रॉयड होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। एस्ट्रॉयड विटामिन डी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से जो है आपका वही स्किन प्रॉब्लम हो जाता है। बोला निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन है? तो इसमें पवन चक्की जो है ना पारंपरिक स्रोत में नहीं आता है, गैर पारंपरिक स्रोत ये आता है। इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा गया है? जैव तकनीकी का पितामह किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है जैव तकनीकी का पितामह कोरोल इरेकी को कहा गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एडवर्ड जेनर टीकाकरण के जनक है, कोरोली इरेकी है जो जैव तकनीकी का पितामह है। वही जैव विज्ञान के जनक जो है ना अलग है, अरस्तु है, और टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर है। जोहान्स मेंडल जो है आपका है ये अनुवांशिकी का जनक। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिर्फ हम आज जीके का ही और जीएस का ही डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिक्स बाद में किया जाएगा। बोला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है मंदिर के लिए नागर शैली होता है, बेसर शैली भी होता है और द्रविड़ शैली भी होता है। ये शैली नहीं होते हैं, इसलिए आपका आंसर उद्वारका शैली नहीं होते हैं। अब हम बात करें कि नागर शैली, तो उत्तर भारत में नागर शैली चलता है, द्रविड़ भारत दक्षिण भारत में चलता है, और जो बीच का जो भारत है उसमें बेसर शैली चलते हैं। दोनों का मिश्रण को हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है जो बेसर शैली है वो कौन सा शैली का मिश्रण है? तो नागर और द्रविड़ के, ठीक है। बोला है एक प्रोमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। मतलब ये प्रोमिस्ड लैंड कौन लिखा है ये पूछा है। तो प्रोमिस्ड लैंड के लेखक बाराक ओबामा है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ये बाराक ओबामा जो है ना राष्ट्रपति रहे हैं कहाँ के? अमेरिका के। बोला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किस उपज का लगभग 10%, मतलब कितना परसेंटेज जो लेता है? तो 1/2 लेता था, इसका मतलब हो गया 50%। 1/2 का मतलब 50% खराज पर वो लगाता था, ठीक है। खराज और खुम्स लगाता था, खुम्स लूट का माल पर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे।
बोला है द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया है। ब्रिटिश सरकार ने कौन सा मिशन जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब इसको अति करने के लिए कम शामिल करने के लिए शुरू किया था। तो जब हम आपको पढ़ाए थे संवैधानिक विकास तो उसमें बताए थे कि क्रिप्स मिशन लाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर के किया जाता है। तलवार और ढाल लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पाइका नृत्य करते हैं। ये उड़ीसा का नृत्य है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। पाइका जनजाति उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। उसके बाद है बोला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों को अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था है। भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था है। ये 324 से लेकर के 329 तक व्यवस्था करता है। कितने 324 से 329 तक। अब 324 में ये बताया गया कि हमारे यहाँ एक निर्वाचन व्यवस्था होगा, निर्वाचन आयोग होंगे पहला। 24 में 25 में बोला गया है कि 25 में प्रावधान करता है कि भाई ये कौन मत देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना व्यवस्थाएं 25 के है 325 में कि किस तरह से मताधिकार होगा। और वयस्क मताधिकार 326 में दिया गया है। ठीक है, 326 में वयस्क मताधिकार दिया गया है। और 327 में सांसद को शक्ति दी गई है कि भाई सांसद ही निर्वाचन आयोग के बारे में कोई भी मतलब अगर कानून बनाना है निर्वाचन व्यवस्था के बारे में तो सांसद बनाएगी। 327 में है। 328 में जो है ना विधानमंडल की शक्ति दी गई है, मतलब राज्य में विधानमंडल को शक्ति है। तो और 329 में न्यायपालिका को रोक लगा दिया गया है कि आप इसमें फैसला नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी का वर्णन आपको कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। वयस्क मताधिकार 326 वाला पूछा जाता है कि हम किस मतलब निर्वाचन व्यवस्था में कौन सा जो अनुच्छेद है जो वयस्क मताधिकार को बोलता है कि वयस्क मताधिकार पर वोट गिराया जाएगा। तो ये 326 है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन रोक रहा है, तो 329 हो जाएगा। मतलब न्यायपालिका को यहाँ पे फैसला लेने से रोकता है। कोई भी निर्वाचन व्यवस्था में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वहाँ पे संसद को राइट दिया गया है और राज्य में विधानमंडल को राइट दिया गया है। बोला है कि भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा दिया गया है। तो उसके लिए 2 माह का सीमा दिया है, 60 दिन हो सकता है। अब यहाँ पे 60 दिन दिया है, 60 दिन हो जाएगा। ठीक है। बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। 26 में कौन अधिकार का गारंटी, तो हम हाल ही में पढ़ाए हैं आपको कि 25 से लेकर 28 तक 25 से लेकर 28 तक धर्म की गारंटी है। क्या है, धर्म व्यवस्था है, धार्मिक अधिकार है हमारा। 25 में बोला है कि आप किसी भगवान को आप मान सकते हैं। 26 में बोला है कि आप व्यवस्था कर सकते हैं उनके लिए। 27 में बोला है कि अगर आप पैसा वसूलते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में बोला है कि भाई आप कोई भी सरकारी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो मैं पूरा 28 के मतलब सभी धर्म के बारे में बता दिया हूँ। तो यहाँ बोला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बोला है अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म और धर्म उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना का रखरखाव। तो ये रखरखाव की व्यवस्था 26 करता है। 27 मानने की बात करता है, 25 मानने की बात करता है, 26 रखरखाव की बात करता है और 27 जो है कर का छूट की बात करता है और 28 जो है ना कोई सरकारी चीज़ों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इन चीज़ों की बात करता है। बोला है एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। एक विधेयक को क्या कहा जाता है, तो कहने का मतलब है कि मंत्री के अलावा संसद के विधेयक को क्या कहा जाता है, तो उसको हम निजी ना, अगर कोई मंत्री पेश नहीं करता है, अगर विपक्ष का कोई भी व्यक्ति पेश करे या कोई भी व्यक्ति, तो उसको निजी विधेयक कहेंगे। क्या कहेंगे, निजी विधेयक। नहीं तो कोई मंत्री पेश करेगा तो कौन विधेयक हो जाएगा, वो सरकारी विधेयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरकारी। अगर कोई मंत्री का विधेयक पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि सरकार गिरेगा। ठीक है, पूरे सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। इसीलिए कोई भी मंत्री पेश कर रहा है तो इसका मतलब वो सरकारी है, और अगर वो पेश करने के बाद अगर वो पास नहीं हुआ बिल तो समझ जाओ कि सरकार उस समय गिर जाएगा, पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। आगे बोला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे,
तो ये बने थे आपको रंगनाथ मिश्र, ठीक है। रंगनाथ मिश्र जो है ना कटे थे, सॉरी बने थे, सॉरी यानी कहने का मतलब है कि रंगनाथ मिश्र जो है ना प्रथम मानवाधिकार आयोग के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। मानवाधिकार दिवस जो है ना हम 10 दिसंबर प्रत्येक साल मनाते हैं। और ये 1993 में जो है ना इसकी स्थापना हुआ था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो भी अध्यक्ष बनते हैं उसका उम्र सीमा जो है या तो 3 वर्ष है या तो 70 साल है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद उसमें 4 सदस्यीय जो है ना होता है, 4 गो सदस्य होता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इतना बात आपको मानवाधिकार आयोग से पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो जहां पे ऊर्जा का निष्कासन होता है उसको हम अवकेंद्र के नाम से जानते हैं। एक अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र जो होता है ईपी सेंटर, जहां से भूकंप की शुरुआत नहीं, जहाँ पे धरती पर भूकंप जहाँ पहुँचता है पहले उसी को हम ईपी सेंटर कहते हैं। और जहाँ से निकला उसको फोकस केंद्र कहते हैं, मतलब जिसको केंद्र कहते हैं। तो केंद्र कहाँ से, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और जस्ट सीधा उसी के ऊपर अगर धरती में पहुँचा तो उसको हम ईपी सेंटर कहते हैं, जिसको अधिकेंद्र कहते हैं। अब केंद्र जहाँ ऊर्जा निकलता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बोला है कि मौलिक कर्तव्य की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया। मतलब मौलिक क्या, कौन सा, अच्छा हाँ एक छूट गया। अब देखिए भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया। हाँ, तो जो अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष बना दिया गया वन सेवा। तो याद रखिएगा कि वन सेवा को 1966 में बनाया गया है। ऐसे 1948 में ही सेवा आए थे अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 1948 में, जिसमें आईपीएस आया था। क्या है आईपीएस? एक होता है आईपीएस, ठीक है, एक होता है आईएफएस जो फॉरेस्ट सर्वे होता है इसी में। तो उसी तरीके से आईपीएस के आधार पर जो है ना आईएफएस बना दिया गया है, जो कि 1966 में बनाया गया। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। आगे बोला है कि मौलिक कर्तव्य को किस में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को जो है कौन संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, स्वर्ण समिति के सिफारिश पर किया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। बोला है जिला योजना समिति की संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जिला योजना समिति कौन निर्धारित करते हैं? तो राज्य विधायिका करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, राज्य विधायिका के द्वारा किया जाता है। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी संपत्ति के वास्तविक खरीदार को समांतर डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब 1925 से पहले जो किसी नोटिस के किसी कानूनी संपत्ति के वास्तविक खरीदार को समांतर डैश के रूप में, तो यहाँ बोला इक्विटी एंजल, इक्विटी डार्लिंग के रूप में जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोला है संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1950 में पारित किए गए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं अभी हाल ही में आपको पढ़ाया था कि सुरक्षा की गारंटी जो है ना 22 देता है। अनुच्छेद जो है ना 22 सुरक्षा की गारंटी देता है। 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता है, इसमें बोलने की आज़ादी है। और 20 में दोष सिद्धि का जो है ना रक्षा करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति जो अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने का से इनकार करता है। तो कौन सा अधिनियम है इसमें? तो अधिनियम जो है आपका 18 है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 1918। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बोला है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। मतलब किस ईस्वी में किया गया था? तो पहले ये हुआ था 19 दिसंबर 1885। किस वर्ष में संसद एक अधिनियम द्वारा
लक्का द्वीप मिनिकॉय और अमिनी द्वीप को समेकित करके लक्षद्वीप बनाया गया था। तो ये लक्षद्वीप जो है ना 1973 में बनाया गया था। अब याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें 11 द्वीप पर लोग अभी रहते हैं, बाद बाकी किसी पर नहीं रहते हैं। इसमें प्रवाल द्वीपों की संख्या अगर पूछेगा तो 12 है। इतना बात आपको लक्षद्वीप के बारे में याद रखना चाहिए। बोला है महाद्वीपता डैश के पश्चात पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं। माने किसके महाधिवक्ता? तो राज्य में महाधिवक्ता होता है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। वही देश में जो है ना महान्यायवादी होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। बोला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाले किस प्रकार की मिट्टी को काजू जैसे फलों के लिए उपयुक्त है? तो ये जो है आपको लाल लेटेराइट मिट्टी पर काजू होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है एशियन गेम्स भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1951 में ये जीता था पहली बार, ठीक है। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किए थे, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इसका आंसर ए होगा। उसके बाद बोला है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है आपका गुजरात में स्थित है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरुआत किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था और हेक्टर मुनरो भी था उसमें शामिल, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है अपने महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला उपदेश जो है ना सारनाथ में दिए थे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पर है? तो ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पालकोंडा पहाड़ी जो है ना आंध्र प्रदेश में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और आंध्र प्रदेश में ये अन्नामलाई जो है ना दो राज्य के सीमा पर पड़ रहा है। महाबलेश्वर आपको पड़ रहा है मध्य प्रदेश में, नीलगिरी तमिलनाडु में पड़ता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है ना नर्मदा और ताप्ती दोनों ही अरब सागर में गिरती है और भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और एचुरी न बनाने वाली नदी है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। एचुरी न बनाने का मतलब है डेल्टा नहीं बनाता है अपने मुहाना पर, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोला है कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ कब किया गया था? तो कृषि उड़ान योजना कृषि के लिए किया गया था, ये 2020 में किए गए थे, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? माने कौन शताब्दी में पंडित सारंग ने लिखा था? तो ये लिखा था आपका कौन सा है? 13वीं शताब्दी में लिखा गया है, 13वीं शताब्दी में, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है केंद्र सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता को तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कर्णमय द्रव्य सांद्रण की सीमा प्राप्त करना अपेक्षित है। मतलब कितना सीमा प्राप्त करना अपेक्षित है? तो 20 से 30% सीमा अपेक्षित किया गया है। बोला है टार्न झील संबंधित है, तो टार्न झील सार्क से संबंधित है, ये हिमानी निक्षेप से बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते बैंक कहा है? तो ये जब हम बता रहे थे आपको संवैधानिक विकास, तो उस समय बताए थे कि 1935 के अधिनियम को ऐसा बोला गया था कि ये ढहते बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक है, माने ये भी न भजने वाला चेक है, ऐसा बोले थे वो। बोला है 1857 ईस्वी के निम्नलिखित में क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडारू था? तो ये तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पंडारू था, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का संबंध जो बनारस घराने से है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है बोला है माधव निदान पुस्तक संबंधित है। तो माधव निदान पुस्तक जो है ना ये आपका रोग विज्ञान से
संबंधित है। माधव निदान 2011 में किस पर नए राज्य की स्थापना किया गया था, नए राज्य बनाए गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नए देश, ये नए देश का राज्य के मतलब यहाँ पे देश हुआ, ठीक है। दक्षिणी सूडान, तो दक्षिणी सूडान 2011 में बना है, ठीक है। दक्षिणी सूडान, एक सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है। तो सूडान की राजधानी खार्तूम है और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। इस बात को आप ध्यान में कर लीजिए, दोनों अलग अलग हो गया है। अब बोला है वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से, तो इसमें जो है रॉकेट कौन सा था, PSLV MK3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सर कौन है, डी वाला है। अच्छा सॉरी ये तो दूसरा इससे पहले वाला में किया था, सॉरी। LV-M3 M4 से किया गया, हाँ LV-M3 M4 नाम है इसका, सॉरी। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 है, ठीक है। उसके बाद बोला है जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसने चुना, ठीक है, किसको चुना गया, तो सलमान रश्दी को इस जर्मन ट्रेड पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा 2024 में। इससे पहले वाला जो मेजबानी है वो जापान का किया है, हिरोशिमा में किया गया है, और उसी समय प्रतिमा महात्मा गांधी की जो लगाया गया है, इस बात को भी ध्यान में कर लेंगे। उसके बाद बोला है अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों पर पुनर्जीवन के लिए किया गया है, पुनर्जीवित करने के लिए, तो 13 रेलवे स्टेशन पर किया गया है। लक्ष्य 1300 समथिंग है, याद रखिएगा। बोला है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्का लगाने वाला बल्लेबाज का क्या नाम है, तो सूर्य कुमार यादव है, जो सबसे तेज 100 छक्का लगा दिया है उसने। उसके बाद बोला है लुक फॉर मीन्स क्या होगा, लुक फॉर का मतलब है सर्च करना, सर्च करना होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद है चूज द एडजेक्टिव, तो यहाँ क्वाडली जो होता है एडजेक्टिव है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे LY लगा हुआ रहता है तो वो एडवर्ब होता है, लेकिन क्वाडली जो है ना ये अपवाद के रूप में है, इसीलिए ऐसा पूछा गया है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इसलिए यहाँ पे जो है ना ये एडजेक्टिव है। बोला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें इंगेज जो होगा ENGAG, ये होगा आपका C वाला आंसर सही होगा। बोला है चूज द करेक्ट वॉइस, तो यहाँ पे बोला है माई पेन वाज आ गया, माई पेन वाज क्या है, स्टोलन। तो ये ऑलरेडी पैसिव है, इसको एक्टिव करना है, तो एक्टिव करना है तो वाज वाला आ गया, तो इसका मतलब V2 वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, V2 वाला। तो V2 इसमें कितने ऑप्शन दिए गए हैं, V2 वाला मात्र C में ही है, इस बात को ध्यान रखें। एक्टिव हो तो पैसिव और पैसिव हो तो एक्टिव ध्यान करना है। उसके बाद वाला संवेग की सबसे निकटतम कौन है, तो संवेग इक्वल टू आवेग होता है, याद रखिएगा, आवेग निकटतम है। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है, तो मैकेनिकल वेव जो है ना माध्यम से बिना माध्यम से नहीं गमन कर सकता है, मतलब उसके लिए माध्यम जरूरी है। तो निर्वात में एवं माध्यम दोनों में, तो याद रखिए निर्वात में गमन नहीं कर सकता है यांत्रिक तरंगे, सिर्फ निर्वात और माध्यम से, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं, सिर्फ माध्यम में ही गमन कर सकता है। ये मैकेनिकल वेव जो होगा सिर्फ निर्वात में, सिर्फ माध्यम में ही, जैसे ठोस हो तो ठोस में, द्रव यानी कोई भी माध्यम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव, और लेकिन नॉन मैकेनिकल के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो निर्वात में भी गमन कर सकता है और माध्यम में भी गमन कर सकता है। बोला है वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता कहलाता है, तो अदीप्त वस्तु ऐसे कहलाता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ये अदीप्त वस्तु नहीं दिया है, गैर दीप्त दिया है, तो उसी को अदीप्त कहते हैं। बोला मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो मानव द्वारा जो उपग्रह किस में हो जाता है, तो एग्जॉस्फीयर में होता है, जिसको हम बाह्य मंडल कहते हैं। तो उपग्रह जो है ना बाह्य मंडल में लगाया जाता है, समताप मंडल में वायुमान उड़ाया जाता है, मध्य मंडल जो है आपका ध्यान रखिएगा, मध्य मंडल में ही ओजोन परत है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है। उसके बाद बोला है उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब का ये स्वरूप होता है कि वो हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा। लेकिन
लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होते हुए भी वो पार्श्व उल्टा हो जाता है। क्या होता है? पार्श्व रूप से वो उल्टा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, वास्तविक और पार्श्विक सीधा। तो पार्श्विक सीधा नहीं, पार्श्विक उल्टा होता है, ठीक है। आभासी होगा और पार्श्विक उल्टा होंगे, ठीक है। आभासी होंगे और पार्श्विक उल्टा होंगे। अगर ये पार्श्विक नहीं रहेगा तो सीधा आंसर हो जाता है, कभी कभी याद रखेंगे। पार्श्विक उल्टा वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला हितोपदेश के कैसा ग्रंथ है? तो ये जो है ना एक प्रकार का धार्मिक है, बाल कथा है, व्यंग है। तो ये बाल कथा है, ठीक है, बाल कथा है ये। उसके बाद जनमत का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो जनमत का पर्यायवाची हो जाएगा जनता, नागरिक, गरीबी, जन विचार। तो जन विचार ही होंगे। उसके बाद बोला है कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? तो कुंज का समानार्थी शब्द जो है पहाड़, बगीचा, झाड़ी, पेड़। तो झाड़ी इसका, कुंज का मतलब झाड़ी हो जाएगा। उसके बाद है स्वागत का संधि में सु जो रागत होता है, तो सु जो रागत इसी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा सेट 2 खत्म होता है। अब सेट 3 लेकर आएंगे, जल्दी जल्दी से सेट करा करके आपको कंफर्म करा देंगे।